अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ शाहजबीन एलएमटी फ्रॉम सीपीटी बाइट। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान गिरामी और उन तमाम ऑडियंस को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है या जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उन सबको खुशामदीद कहूँगी। नहायत ही मोहतरम, रिस्पेक्टेबल और हमारे बाइट फैकल्टी के एक सीनियर मेंबर हैं सर आसिफ जामो। मैं चाहूँगी कि वो हमें अपना तफसीलन इंट्रोडक्शन दें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजबीन। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि मिस शाहजबीन ये भी हमारे इदारे की एक बहुत कम्पिटेंट और बहुत ही बेहतरीन हमारी मास्टर ट्रेनर है। हमने इकट्ठे बड़ा काम थैंक यू किया आपके सर। साथ। तो इंट्रोडक्शन मेरा यही है कि मेरा नाम मोहम्मद आसिफ जामोट है। बेसिकली मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बोलान से है। जी जी डिस्ट्रिक्ट बोलान का आपने सुना होगा नाम, जी जी भागनाड़ी। बिल्कुल। तो वहाँ से ताल्लुक है। इसके अलावा जो मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन, सॉरी, जो एकेडमिक एजुकेशन है वो मेरी ये है कि मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर हूँ और एमए हूँ। इसके अलावा लाहौर से मैंने एक एमबीए वो भी किया हुआ है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इन हुआ हूँ वो 2003 में। 2003 में मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसके सेल्स में, मैं सेल्स प्रमोशन ऑफिसर्स काम करता रहा। उसके बाद प्रमोशंस में मैंने एरिया सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर काम किया और उसके बाद ट्रेनिंग मैनेजर काम किया। और फार्मास्यूटिक्स में मैंने मुख्तलिफ चीज़ों पे ट्रेनिंग कराता रहा, जिसमें ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी, इसी तरह बैक्टीरियोलॉजी और एंटीबायोटिक्स वगैरह उनकी ट्रेनिंग्स में बहुत कराता अच्छा, रहा। बहुत अच्छा सर। तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए एसएसटी मैंने ज्वाइन किया 2010 में। और 2014 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पाइट में, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड था ट्रेनिंग मैनेजर का और मैं ट्रेनिंग कराता भी रहा। तो यहाँ एजुकेशन में भी मुझे मौका मिल गया। तो 2014 से टिल नाउ आई हैव बीन ट्रेनिंग इन सर्विस टीचर्स since 10 years, since last 10 years. थैंक यू सो मच जामोद साहब, आपकी खिदमत को हम सराहते रहेंगे। अच्छा जी जामोद साहब, इंशाल्लाह आज की जो हमारी ये डिस्कशन होगी वो बहुत फ्रूटफुल होगी, स्पेशली उन असातिज़ा के लिए जो इस एरिया में जिन्हें मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। ठीक है। अच्छा जामोद साहब, हम देखते हैं अगर हम अपने स्कूलिंग सिस्टम्स को देखें तो हमारे पास एक तरफ तो ऐसे स्कूल्स हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, ना टीचर्स की कमी है ना स्टूडेंट्स की, और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे पास ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे लेक ऑफ टीचर्स हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे स्कूल जो हैं वो मल्टी ग्रेड हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि व्हाट इज मल्टी ग्रेड टीचिंग? कसीरुल जमाती तदरीस असल में होती क्या है? प्लीज इसका तसव्वुर अगर आप हमें समझा। बहुत अच्छे शाहजबीन। देखें, सबसे पहले मल्टी ग्रेड क्लास को समझने के लिए हम देखते हैं कि एक क्लास होती है मोनोग्रेड जी जी और एक होती है मल्टी ग्रेड। जी जी मोनोग्रेड क्लास वो क्लास है जिसमें टीचर सिर्फ एक ही क्लास को डील करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो, क्योंकि मल्टी ग्रेड सिचुएशन आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्शंस में मिलेंगी। प्राइम तो वहाँ पे आप अ, देखेंगी कि मोनोग्रेड क्लास में एक टीचर, फॉर एग्जांपल 1 क्लास है या 2 क्लास है, तो वो सिर्फ एक क्लास के साथ जी इंगेज जी रहता है। जबकि मल्टीग्रेड सिचुएशन में क्या होता है कि टीचर एक होता है, जी लेकिन उसको एक वक्त में ही साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा क्लासरूम्स को एक ही वक्त में पढ़ाना पड़ता है। तो वो सिचुएशन जिसमें टीचर को एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा क्लास को डील करना पड़े और वहाँ पे जो जो अपनी टीचिंग है वो करना पड़े, तो उसको हम मल्टी ग्रेड सिचुएशन या मल्टी ग्रेड क्लासरूम कहते हैं। तो ये अमूमन आपने देखा होगा कि प्राइमरी जो हमारा सेक्शन है, प्राइमरी स्कूल्स जितने भी हैं हमारे, वो मोस्टली मल्टी ग्रेड टीचिंग है। इसके अलावा ये जो मल्टी ग्रेड सिचुएशन है, ये अमूमन आपको हमारे बलूचिस्तान के दूर दराज, आपने देखा है कि हमारा बलूचिस्तान बहुत एक वास्ट एरिया एरिया के वाइज साथ बड़ा है, है। एरिया जी जी वाइज डेफिनेटली। तो वहाँ पे डेफिनेटली रूरल एरियाज जितने भी हैं वहाँ पे टीचर्स की कमी की वजह से मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स जो नहीं है वो कायम की जाती हैं। मल्टीग्रेड की एक खास बात यह है कि मल्टीग्रेड क्लासरूम में आप
अ, बच्चों को इंगेज रखते हैं, जो हमारी एक्टिव लर्निंग अप्रोच है उसको सामने रखना पड़ता है। वो जिस प्रमोट एग्जैक्टली जिसमें आप बच्चों से पीयर लर्निंग करवाते हैं, इसी तरह बच्चों को ग्रुप में जी डिवाइड जी जी करके इंगेज रखते हैं अपना उनको। कहाँ देखिए, 21st सेंचुरी में टीचर का रोल रह गया है कि टीचर को जस्ट फैसिलिटेट करना है हाँ, हम अपने कहते हैं टीचर बच्चों को, ना फैसिलिटेटर कि है, इंस्ट्रक्टर है। एग्जैक्टली जी जी एग्जैक्टली ना कि टीचर अपना नॉलेज झाड़ के या अपना ही हाँ नॉलेज खुद अपने साथ ही डिस्कस करके व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे चला जाए। तो बेहतर यह है कि जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग हैंड्स ऑन अप्रोच, जी जी यानी बच्चा जब खुद काम करके सीखता है तो उसी से सीखता है। तो मल्टीग्रेड क्लासरूम में आपको पीयर लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग और ठीक है वगैरह जी। इसकी चांसेस काफी ज्यादा मिलते थैंक हैं। यू सो मच जामोद साहब। जैसे कि आपने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया, एक एक टीचर, एक कमरे जमात और एक ही ग्रेड, वो जबकि मोनो मल्टी ग्रेड मतलब एक कमरे जमात एक टीचर लेकिन मल्टी ग्रेड्स, मुख्तलिफ ग्रेड्स एक साथ एग्जैक्टली पढ़ाना जो है वो एग्जैक्टली कसीरुल जमाती तदरीस होता है। थैंक यू सो मच। तो मेरा अगला सवाल ये होगा, वाई कॉमन इन पाकिस्तान। असल में मैं एक्चुअली मैं ये जानना चाहूंगी कि वाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान, कि हमें यहाँ कसीरुल जमाती तदरीस ज्यादा क्यों देखने को मिलती है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, बलूचिस्तान एक वास्ट एरिया के साथ है, दूर दराज इलाकों में स्कूल्स हैं, तो साथ साथ काफी प्रॉब्लम्स भी हैं। जी जी प्रॉब्लम्स आपके सामने ये आ जाती हैं, या लैक ऑफ टीचर्स होते हैं, अच्छा। यानी 5 क्लासरूम्स हैं, वहाँ पे 1 या 2 टीचर्स हैं, तो डेफिनेटली उनको मल्टीग्रेड की तरफ जाना पड़ता है ताकि वो बच्चों को इंगेज रख सकें। दूसरा जो है वो आप कह सकती हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम जी जी क्लासरूम्स होती हैं, या टीचर कम है या क्लासरूम कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे तो ज्यादा। डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको मल्टीग्रेड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा कहीं कहीं आपको ऐसे दूर दराज इलाके मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चों की तादाद कम है, लेकिन एक प्राइमरी स्कूल वहाँ पे है। तो अब बच्चों की तादाद अगर कम हो तो उनके लिए उतने टीचर्स अरेंज करना अरेंज टीचर करना बहुत रिसोर्सेज एग्जैक्टली बिल्डिंग, बिल्कुल हाँ ये वो बड़ा मुश्किल है। कॉस्ट। तो ये कुछ चीज़ हैं जिनकी जी, वजह से हमें मल्टीग्रेड टीचिंग की तरफ जाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप कह रहे हैं एक ही टीचर है और उस एक टीचर को बहुत सारी जमातों को एक साथ लेके जाना होता है, एग्जैक्टली तो बहुत सारी चैलेंजेस होंगी एटलीस्ट। एग्जैक्टली तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज जिसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज? आप कोई एक ऐसा या बहुत सारे मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बता सकेंगे जो कि एक कसीरुल जमाती उस्ताद जो है वो फेस करता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कहें कि एक मल्टीग्रेड टीचर को क्लास को मैनेज करना पड़ता है, मतलब हर लिहाज से। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम ज़रा मैनेजमेंट या इंतज़ाम के इंतजामिया। बारे में देख लेते हैं। तो आखिर ये प्रोसेस क्या है? तो मैनेजमेंट का प्रोसेस आप अगर देखें तो मैनेजमेंट is the process of working through the people to achieve the goals of organization effectively and efficiently। यानी इंतजाम, यानी एक ऐसा अमल है हाँ, एक ही जिसमें उस्ताद को सारे एग्जैक्टली इंतजामात करने होंगे कसीरुल एग्जैक्टली जमात। एग्जैक्टली तो वो लोगों के जरिए अच्छा। अपने ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल अचीव करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जरा हम डिस्कस कर लें कि लेस रिसोर्सेज या लेस कॉस्ट पे आप मैक्सिमम अपने गोल अचीव करते हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि हमारे टीचर्स अनट्रेन्ड हैं। डेफिनेटली आपको जिस तरह अगर हम एक्टिव लर्निंग अप्रोच, जैसा कि आप भी जानती हैं, हमने ट्रेनिंग्स भी दी और मटेरियल भी डेवलप किया उस पे, और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस जी हो जी चुका होगा जी एक्टिव जी। लर्निंग के हवाले से। तो एक्टिव लर्निंग अप्रोच मल्टीग्रेड टीचिंग में उसको वो करने के लिए आप एक्टिव लर्निंग में सबसे पहले जो आपका इंग्रेडिएंट है दैट इज योर मटेरियल, मवाद। जी अब जैसा कि आप जानते हैं कि मवाद इतने दूर दराज इलाकों में या इवन शहरों में भी टीचर्स
प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए डेफिनेटली आपके रिसोर्सेज पास चाहिए। रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेज को मैनेज मैनेज करने के लिए देखें, रिसोर्सेज में सिर्फ आपकी ये चीजें नहीं आ जाती, रिसोर्सेज में आपके जो लर्निंग मटेरियल है वो उसका मैनेजमेंट आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, और इसके अलावा आपकी प्लानिंग, प्लानिंग सबसे बड़ी बात प्लानिंग कि एक मल्टीग्रेड क्लासरूम को डील करने के लिए यू हैव टू प्लान। अगर आप अपना हैव टू सबकी मेक योर प्लान बिफोर। मनसूबाबंदी हाँ। बिफोर बना लेते हैं और उसी में अपनी टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल करते हैं, उसी में आप रिसोर्सेज का भी ख्याल करते हैं। नंबर वन ये। एक चीज आपने देखी, थ्रू द पीपल ये है कि 21st सेंचुरी में अकेला बंदा इतना ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे पाता। उसमें डेफिनेटली आप पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, अपने जो क्लस्टर स्कूल्स हैं, अपने दूसरे कुलीग्स हैं, उनके साथ मिलजुल। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टीचर्स अनट्रेंड है मल्टीग्रेड के हवाले से और मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज के हवाले से। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। अगर ये चैलेंज हम ओवरकम कर सकते हैं और कोई इस तरह की जो कैंपेन्स हैं, मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन, वो हम अगर चलाएं, टीचर्स भी इसमें इंटरेस्ट लें, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लें और इसके अलावा कम्युनिटी भी इंटरेस्ट लें, तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों के लिए जैसा कि आपको पता है कि एक सोर्सेज हमें कि जो अवेयरनेस कैंपेन है फॉर कम्युनिटी एंड टीचर्स, बिकॉज हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक टीचर अकेला ही विल मैनेज, मतलब वो अपने लिहाज से मैनेज कर सकता है, लेकिन साथ साथ कम्युनिटी, पेरेंट्स और जी दूसरे जी। तो जो आपके अपने ख्याल से सबसे बड़ा जो बिगेस्ट जी हाँ चैलेंज है वो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, अनट्रेन इसके अलावा टीचर्स भी हैं। और भी चैलेंजेस हैं, जैसे डिसिप्लिन है, टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। टाइम से मुझे याद आया आसिफ जामोद साहब, अब एक उस्ताद है उसके पास जो है 6 ग्रेड्स हैं, तो वो टाइम को कैसे अवेल करता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या वो 1 घंटा अव्वल आला और अदना को देगा, 1 घंटा दोयम सोयम को, और 1 घंटा चारम पंजुम को, या कोई और कोई खास तरीकेकार है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से? देखें शाहजबीन, आपने और मैंने काफ़ी ट्रेनिंग दी भी हुई है और मल्टी ग्रेड टीचिंग क्लासेस जी को जी। हमने मॉनिटर भी किया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि मल्टी ग्रेड सिचुएशन में जो टीचर है वो कोशिश करता है कि एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस को डील करे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे फिर आ जाती है प्लानिंग की, और इसके अलावा हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स दी भी हुई हैं। फील्ड में आप देखें तो हमने काफ़ी मल्टीग्रेड टीचिंग की क्लासेस की ट्रेनिंग्स भी कराई हुई हैं और उनमें उनको जी प्रैक्टिस भी कराया जी हुआ जी। है। अब सिचुएशन क्या आ जाती है कि सिचुएशन ये आ जाती है कि फील्ड में जब टीचर जाता है तो वो इन अपने जो स्ट्रेटजीज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करता। थोड़ा-सा देखिए, कोई भी नई चीज़ आप सीखती हैं, हम्म। तो उस वक़्त तक उस पे आप ओवरकम नहीं कर सकती या उस वक़्त तक उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकती जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। तो इसमें ज़रूरी है कि एक टीचर अगर मल्टीग्रेड टीचिंग में टीचिंग कर रहा है। कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग ली है, तो इट डज़न्ट मीन कि ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद ही वुड बिकम एक्सपर्ट। He will have to, he has, एक्सपीरियंस yes, ग्रास्प। he will have to practice. तो विद प्रैक्टिस वो इन चीज़ों को आगे देख सकता है। और हमने पहले भी मल्टीग्रेड में मुख्तलिफ तरीक़ेकार, आगे हम इसको बताएँगे भी, आगे इस पे डिस्कशन भी करेंगे कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिसमें आप मल्टीग्रेड टीचिंग को टाइम को वो करें। मैनेज कर सकते हो, असल में एटलीस्ट आपके एक पास चीज़ 4 घंटे जी, जी, टाइम हो। डेफ़िनेटली यहाँ पे तो आप देखिए बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे आप बात कर रही हैं, तो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास रियल रीज़न्स हैं मल्टीग्रेड क्लासरूम्स के, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैक ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज व्हाटएवर। लेकिन आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे फ़िनलैंड हो गया
जैसे डेनमार्क और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज हो गए, तो वहाँ पे हालांकि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे मल्टी ग्रेड बाकायदा करिकुलम है, मल्टी ग्रेड क्लासेस होती हैं, इसके फायदे भी हैं। उसकी क्या वजह एग्जैक्टली। होती है सर कि वो मल्टीग्रेड, यानी अगर हम बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मल्टीग्रेड को लेके आ रहे हैं तो उसकी वजह हम कहते हैं लेक ऑफ टीचर्स, लेक ऑफ रिसोर्सेज, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या वजह हो सकती है कि फॉरेन कंट्रीज जो है वो मल्टीग्रेड को अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को यूज करते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मल्टी ग्रेड क्लासेस 1 और 2 उनको एक साथ बिठाया जाता है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक 1 क्लास और 2 क्लास इनको इकट्ठा पढ़ाया जा रहा है। तो 1 क्लास न्यू कमर है, जबकि 2 क्लास हाँ, पहले से एक्सपीरियंस्ड है। तो वो दोबारा जब उसी क्लास को रिपीट होती है, तो जो सीनियर बच्चे होते हैं आपके, वो इन जूनियर बच्चों को हेल्प आउट करते हैं। एक तो इनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, दूसरा उनकी अपनी एक रिवीजन हो रही होती है, अपनी एक नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड डेवलप हो रहा होता है। इसी तरह जब ये 3 में प्रमोट हो जाते हैं तो यही 1 वाले सीनियर हो जाते हैं और इनकी जगह दोबारा 1 में नए। तो इसी तरह आगे वो चलता रहता है। तो ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखा जाता है, मल्टीग्रेड टीचिंग को। तो असल ये में बड़ा देखा जाए, इफेक्टिव प्रोसेस होगा, हाँ, यानी इसमें सेल्फ लर्निंग भी हो रही होती है, एग्जैक्टली, यानी बच्चे जो हैं वो पीयर लर्निंग करते हैं, दूसरे बच्चों से एग्जैक्टली, सीख रहे होते हैं, एग्जैक्टली, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम की भी एग्जैक्टली, बचत हो जाती है। तो ये बड़ा ही एक मौसर एग्जैक्टली, जो है हम कह सकते हैं कि मल्टीग्रेड इज मोर इफेक्टिव देन मोनोग्रेड क्लासेस। डेफिनेटली, जी। डेफिनेटली, जी हाँ। जामोद साहब, मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि वो अपने मैसेजेस जो हैं हमें थ्रू भेजते रहें, टेक्स्ट करते रहें। हम लास्ट में एटलीस्ट 10 मिनट्स का सेशन रख लेते हैं, इंशाल्लाह। हम उनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जामोद साहब ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं ये चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे हैं मल्टीग्रेड के, तो तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। तो ऐसी सूरत हाल में एक उस्ताद जो है वो डिसिप्लिन को कैसे बरकरार रखता है? क्या क्या इनके पास कोई ऐसी खास स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऐसी हिकमत अमलियाँ होती हैं जिनके जरिए जो है वो डिसिप्लिन को कायम रख सकते हैं देख मल्टी देखिए, मल्टीग्रेड टीचिंग में डिसिप्लिन, एक हमारा रिवायती तरीकाकार होता था, आपको याद ट्रेडिशनल वे होगा, ऑफ टीचिंग? ट्रेडिशनल वे था। उसमें क्या हुआ करता था कि टीचर एक मतलब पनिशमेंट्स के साथ या डंडों के जरिए क्लासरूम को इंगेज रखते थे। इंगेज आप नहीं कहेंगी, अब पनिशमेंट की जगह इंकरेजमेंट और जो हाँ है हाँ, रिवार्ड्स ले दैट्स लिए हैं। इट, दैट्स इट। तो इसमें वही आप वाली बात, रिवार्ड्स हो, इंकरेजमेंट हो, हौसला अफजाई मोटिवेशन होनी हो, चाहिए, ये मोटिवेशन होनी सारी होनी चाहिए। चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को जब तक आप इन्वॉल्व और इंगेज नहीं रखेंगे, तो वो आपकी जो डिसिप्लिन के मसाइल हैं वो सामने आपके आएंगे। उसके लिए फिर मैं यही कहूंगा कि टीचर को एक तो वेल प्लान्ड होना चाहिए, और जो प्लान उसके प्लानिंग इज पास मोस्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जैक्टली, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के दौरान भी तो उसको एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर वो एनर्जेटिक है, उसके अंदर एनर्जी है, वही एनर्जी उसकी पास ऑन होती है उसी के स्टूडेंट्स में, और तो इस तरह लोग जो है ना तो वो जामोद अपने। साहब वो कैसे डिसिप्लिन को बरकरार रखता है? वो कुछ ग्रुपिंग करता है, या फिर वो कुछ क्लासेस को अलग से बिठा देता है, बाकी क्लासेस को एक तरफ बिठा देता है? मतलब वो मुख्तलिफ क्लासेस को मुख्तलिफ तरीके से डील करता है, या वो उनको एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ है। मैं आप को बताऊं कि फॉर एग्जांपल एक मल्टी ग्रेड टीचर है। हम्म। अब क्लास को इन्वॉल्व रखने के सबसे, जो अगेन अगेन हम वो कह रहे हैं कि एंगेज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जी जी। आप डिस्कशंस के थ्रू बच्चों के साथ उनको इन्वॉल्व रख वो सकते होल हैं। क्लास डिस्कशंस जी होंगी, हाँ, यानी जी हाँ। तमाम क्लासेस उसमें इन्वॉल्व होंगी? देखें, यहाँ पे आप देखें, तमाम क्लास डेफिनेटली इन्वॉल्व इस तरह होगी कि दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल स्कूल टीचर की। जी जी। सिंगल स्कूल टीचर मीन्स के एक टीचर के पास 5 क्लासेस हैं। तो वो ये भी कर सकता है कि मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ले जाता हूं कि एक थीम है वाटर,
वाटर पे कोई एक टॉपिक है। यानी अब कोई एक ही एक्टिविटी है और वो होल क्लास मतलब तमाम ग्रेड्स में जी अप्लाई हाँ, हो जी हाँ। सकती देखिए है। जी जी। वाटर एक आपके पास थीम आ गया वाटर, लेकिन 1 से लेके 5th तक उनका जो आउटकम होगा वो डिफरेंट होगा। एसएलओज एसएलओ जिसको अपग्रेड आप हो। स्टूडेंट लर्निंग जी जी आउटकम्स जी वो जी। डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पे 1 क्लास का एसएलओ आपको इस तरीके से मिल सकता है कि बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो पानी वाटर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर आइडेंटिफाई सके कर सके, थ्रू पहचान सके, पिक्चर्स, हाँ जैसे थ्रू ये पिक्चर्स। समंदर है, ये झील है, ये एग्जैक्टली, नदी नाले नदी हैं। नाले जी वटेवर। इसी तरह क्लास 2 में जब हाँ आप आती हैं तो वहां पे आपको एसएलओ मिल जाएगा कि बच्चे वाटर रिसोर्सेज की कोई पिक्चर बनाएं और उसको लेबल करें या उसको कलर करें। इसी तरह क्लास 3 में फॉर एग्जांपल हो कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पे कुछ सेंटेंसेस लिख दे कि वाटर को कैसे सेव रखा जा सकता है। इसी तरह 4th में थोड़ा सा देखिए वाटर ऐसे साइकिल आ जाता है, एग्जैक्टली आप वाटर एग्जैक्टली साइकिल बता दो बच्चे बिल्कुल को, हाँ, या वो बिल्कुल। ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ इसी तरह 5th में आप को ऐसे लोग मिल सकता है कि वाटर पोल्यूशन क्या चीज है और इस वाटर पोल्यूशन का आखिर सोल्यूशन क्या है। अब आप देखें 1 से लेके 5th तक थीम एक ही है, लेकिन जो आपका एसएलओ है वो वो अपग्रेड हो प्रोग्रेस रहा है। कर रहा है। और एक ठीक है, बात यहाँ सरासर तो जामुन साहब, ये जो बेंचमार्क है हमारा वो भी 1 से 3 तक होता है, फिर 4 से हाँ, 5 तक। तो जी हाँ, दैट्स मीन कि 1 से 3 तक हम तमाम बच्चों के लिए कोई एक एक्टिविटी जरूर चूज कर सकते एग्जैक्टली देखें यही बात। अब यहाँ पे आपने पूछा कि किस तरह वो मैनेज कर सकता है। उसके पास 2 तरीके। एक तरीका ये है कि वो 1 क्लास का अलग ग्रुप बना ले, हैं। 3 2 का तक। अलग, 3 का अलग, 4 का अलग और 5 का अलग। 1 क्लास की एक्टिविटी अलग उनको ग्रुप में दे दे, 2 की अलग, 3 की अलग, 4 की अलग, 5 की। तो 5th वाला अपना काम करेगा, 4th वाला अपना करेगा, अपना जो एसएलओ है उसी पे काम करेगा। एक तो ये तरीका हो गया। जी जी। दूसरा तरीका ये होता है कि मिक्स्ड मिक्स्ड ग्रुप हो 1 से हाँ 5th तक। ठीक ठीक। उसका एडवांटेज क्या होता है कि वहां पे विजिलेंट रहना पड़ता है टीचर को, और वहां पे फिर क्या होता है कि 1 2 3 4 यू हैव 5 का एक फैसिलिटेटर्स, है। आपके पास एग्जैक्टली, सहूलतकार मेनी आ जाते हैं, फैसिलिटेटर्स। चारों और पंजों क्लास एग्जैक्टली, जो तो आपको बच्चे हेल्प एक आउट दूसरे के साथ हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे और इन्वॉल्व भी रहते हैं, एंगेज रहते हाँ हैं। तो उसी से ही लर्निंग उनकी हो रही होती है। तो प्रमोट हो रही है। ये तरीके हैं जो एक मल्टीग्रेड टीचर उसका इस्तेमाल जैसे कि हम अगर कर सकता है। लेकिन लैंग्वेजेस को अमूमन ले लें। इशू ये है ना कि कभी कभार इस तरह होता है कि सेम थीम आपको नहीं मिलती। तो डेफिनेटली जब सेम थीम नहीं होती, थीम आप डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट हैं, तो तब आप जाके उसमें ग्रुपिंग तो इसका मिसाल के तौर पर एक थीम 1 2 की मिल सिमिलर है। सिमिलर है, मैं वही फॉर आपको बता एग्जांपल रही थी, 1 2 इसी 3। तरह 3 4 5 की कुछ सिमिलर है, जी जी। तो आप इनके 2 ग्रुप अलग बना दो देते हैं। ग्रुप अलग बना ठीक है, सकते हैं और तो आप उनको अलग अलग एग्जैक्टली से एग्जैक्टली सिखा सकते हैं। तो ये है। और इस अगेन एंड अगेन मैं कहूंगा कि इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट टीचर की है। टीचर अगर इन चीजों को समझे, और उसके पास देखिए पूरे दिन में 5 घंटे हैं, उस 5 घंटे कोई में 4.5 घंटे मेरे साढ़े ख्याल चार से, हाँ घंटे 4.5, एग्जैक्टली जिसमें आधा घंटा एग्जैक्टली ब्रेक हो जाती है, 15 एग्जैक्टली मिनट्स असेंबली हो जाती है, एग्जैक्टली। यू हैव ओनली 3 hours एंड 30 हाँ, minutes कभी एटलीस्ट फॉर कभार फील्ड में हमें क्लासरूम। ये फीडबैक मिले हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये जैसे बहुत सारी। उसकी वजह ये है कि लेक ऑफ प्रैक्टिस है। अगर टीचर रेगुलरली डेली बेसिस पे अपनी इन स्ट्रेटजीज को, अपनी इन प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करता रहे, प्रैक्टिस मेक्स जी मैन जी। परफेक्ट जिसको कहते हैं, तो कुछ अरसे के बाद टीचर के लिए मल्टीग्रेड टीचिंग करना कोई मुश्किल बात लेकिन नहीं होगी, जामोद बहुत साहब, आसान होगा। जैसे कि आपने पहले हमें बताया एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, इंतजामी चैलेंज, वो ये था कि बहुत सारे असाजा को ब्लॉकिंग नहीं आती है ना, तो मे बी द ब्लॉकिंग इज द फर्स्ट ग्रास रूट ऑफ मल्टीग्रेड। जैसे अभी आपने बताया कि वाटर है तो हम वाटर को ले लेते हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले एक असातिज़ा को तमाम
कंटेंट को देखना होगा, एग्जैक्टली, कंटेंट में से एग्जैक्टली, बहुत उसमें अच्छे, तमाम टॉपिक्स को चूज करना होगा जो एग्जैक्टली, सेम है। एग्जैक्टली, तभी बिल्कुल आप, तो आपकी वाली बात हो जाती है कि टीचर को जो है ना वो सबसे पहले जो है उसको विलिंग होना चाहिए मल्टीग्रेड में। दूसरी बात, उसको पहले से प्लानिंग करके जानी चाहिए। थैंक यू सो मच देखिए जामोद प्लानिंग साहब। के हवाले से आपको बताऊंगा, एक प्लानिंग होती है आपका सबकी मनसूबाबंदी, जी लेसन जी प्लान, जी जी। वो तो आप डेली बेसिस पे वो हाँ। करती हैं। एक प्लानिंग होती है आपके साल के शुरू में, इफ यू आर सीइंग के आपके पास 5 क्लासेस हैं, तो साल के शुरू में ही जो आपने आपने पूरी बहुत अच्छी बात ब्लॉकिंग की, करनी होगी। ब्लॉकिंग की, लेकिन जो हमारा करिकुलम है उसमें मुख्तलिफ जो लेवल्स हैं, थिंक अब बच्चे देखिए 1 से लेके ऑनवर्ड्स, आपके एसएलओज बच्चे की डेवलपमेंटल लेवल के लिहाज से इंक्रीज होते जा रहे होते हैं, तो उनको साल के शुरू में ये मेहनत जरूर करनी पड़ेगी ब्लॉक, और ब्लॉक के जरिए हाँ, ब्लॉकिंग आपको इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ 100% सेम टॉपिक्स या सेम थीम्स नहीं मिलती, तो डेफिनेटली आपको सेम थीम्स वाले जो टॉपिक्स हैं वो साल के शुरू में ही सॉरी सॉर्ट जामोद आउट साहब करने आपकी बात पड़ते हैं। काट रही हूँ। जैसे कि जी, हम देख लें लैंग्वेजेस, जी तो हाँ, लैंग्वेजेस में जो ग्रामर होती है वो सेम होती जी, है। जी, मिसाल के तौर पे आपने स्टार्ट ले लिया डिस्क्राइबिंग नेम्स, ठीक है, एग्जैक्टली, या नाउन्स आप कह सकते हैं। नाउन से आपने स्टार्ट ले लिया, फिर आगे जाके आप उसको पहले कॉमन प्रॉपर नाउन उसमें ऐड कर देंगे, फिर आगे जाएंगे कुछ और ऐड कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह से। तो वो अपग्रेडेशन होती रहेगी। तो ये बड़ा, एसएलओस की, हाँ, जी ये हाँ, बड़ा प्रोग्रेशन इफेक्टिव कहते है हैं कि इसको हम। एक जो है कसीरुल जमाती तदरीस का उस्ताद हम्म, पहले से ही ब्लॉकिंग कर ले। जी हाँ, ठीक है, एक तो इसमें ये फायदा होगा उनको कि वो बड़े जो ग्रेड के बच्चे उनसे सीख रहे होंगे। दूसरा एक और भी फायदा हो सकता है जो मेरे अभी माइंड में आया, कि उसी ग्रेड के बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ज़हीन है, वो भी इनको हेल्प आउट कर सकते हैं सिखाने में, एग्जैक्टली, जब हम ग्रुपिंग एग्जैक्टली, करवाते हैं, एग्जैक्टली, जब हम ग्रुप्स पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। देखिए एक होता है टॉपिक, जी। ओवरऑल आपको सेम टॉपिक मिल जाते हैं, लेकिन उनके कुछ मिलते जुलते भी एसएलओज, ले सकते हैं। एसएलओज जो है ना आपकी हाँ, मुख्तलिफ, तो बेहतर ये है कि साल के शुरू में ही टीचर आप ब्लॉकिंग ज्यादा जो फोकस करे वो करे सिलेबस, एसएलओज पे। हाँ, अपना पूरा सिलेबस एक बना। सिंपल यानी सेम जो आपकी थीम है उसके एसएलओज 1 से लेके 5th तक, उनकी अगर वो सॉर्टिंग कर ले साल के शुरू में ही, तो उसका तो काम बड़ा आसान आगे हो जाएगा, जाके बहुत आसान हो उसकी जाएगा टाइम उसका काम। मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, हाँ, वो वक्त को बड़े अच्छे से एग्जैक्टली, तकसीम कर सकेगा, एग्जैक्टली, वो डिसिप्लिन को इसमें सिर्फ बरकरार रख टीचर की सकेगा। सिंसियरिटी चाहिए और टीचर की डेडिकेशन चाहिए। तो अगर टीचर सिंसियर है, डेडिकेटेड है, और साथ में एक जरूर वो कहूँगा कि जो हमारे हेड टीचर्स हैं या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट मोटिवेशन, चाहिए। सपोर्ट, हाँ, उनको एनकरेजमेंट डेफिनेटली चाहिए। इंकरेजमेंट चाहिए। लेकिन एक इशू है, देखिए हम 21st सेंचुरी स्किल्स पे काम जी करते जी। हैं आजकल, क्योंकि एक रिवायती तरीका था वो चला गया। तो एक और इशू जो आपने पहले पूछा था उसके बारे में बताना चाहूंगा, कि जब टीचर 21st सेंचुरी स्किल्स यूज करता है, तो अमूमन हमारे जो हेड्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इनसे अवेयर नहीं है। तो अमूमन मैंने जो फील्ड में आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि टीचर अमूमन कुछ ही से हमारा राब्ता रहा है, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें डिस्करेज किया जाता है। तो जैसे आपने कहा कि हम आ रहे हैं एक्टिव लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग की तरफ, तो वहां पे क्लास में काम हो रहा होगा, डिस्कशंस हो रही होंगी हाँ, हेल्दी, मोस्टली हमारी तो जो, अमूमन टीचर आकर या जो हाँ, हेड्स आकर वो कहें, "वाह, क्या ये आपने क्या हो रहा फिश है। मार्केट बनाई है या वो है"। तो इन चीजों में मेरा ख्याल है कि जो हमारे हेड्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी वेल अवेयर्ड होना चाहिए कि 21st सेंचुरी में जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं, टीचिंग, एक्टिव लर्निंग जी जी, वो ही। असल में मेथडोलॉजीज, हमारी उसकी जो टेक्निक्स, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं वो ये समझते हैं जामोद साहब के डिसिप्लिन मींस बच्चों को खामोश होकर बैठना चाहिए, एग्जैक्टली पिन ड्रॉप बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई बात ना हो, कोई काम ना एग्जैक्टली, हो, टीचर बोल रहा हो। दिस इज ऑल अबाउट टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जो कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। लेकिन हमें अभी जो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक जी है, जी, थैंक यू सो मच आसिफ जामोद साहब। मैं चाहूंगी कि आप हमें ये बताएंगे कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज की कमी है। आपने कहा लेक ऑफ रिसोर्सेज है,
ऐसी सूरत हाल में एक मल्टी ग्रेड टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले ही मैंने आपको मैनेजमेंट का कुछ बताया, तो अगर आप मैनेज करें, इट मीन्स कि आप लेस कॉस्ट पे या लेस रिसोर्सेज में कितना मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या गोल्स अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको लो कास्ट, नो कास्ट मटेरियल की तरफ आना पड़ता है। देखिए, बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप महँगे तरीन मार्केट से जाके रिसोर्सेज़ खरीदें और बच्चों को सिखाएँ। आप खुद रिसोर्सेज़ डेवलप कर सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें लो हैं कॉस्ट, लो कास्ट या नो कास्ट इवन। नो फॉर कॉस्ट, एग्ज़ाम्पल पुरानी पत्थर आपने ले बोतलें, लिए, पत्थर हाँ, हैं, उनके हाँ, ढक्कन हैं, इसके अलावा दरख्तों की दरख्तों शाखें की ले ली शाखें आपने, हैं, नो इसके नो अलावा कॉस्ट, पुरानी जो बुक्स हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, पानी काफ़ी का ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर हैं। लिया, रेत का इस्तेमाल कर लिया, जी। एग्ज़ैक्टली। और देखें, लर्निंग के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि वो दौर चले गए कि टीचर जो कहता था और ये कहा कहता था यहाँ से हाँ, लेकर यहाँ तक याद आप करके आए। याद करके आएँ, हाँ, तो दैट वाज़ जस्ट रोट लर्निंग। हुँ, लेकिन 21st सेंचुरी में यू विल हैव टू ब्रिंग चेंज, चेंज और यू ब्रिंग मटेरियल विद यू। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। छोटे बच्चे हैं 1 क्लास के। हुँ, फॉर एग्जांपल आप उनको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रही हैं कि कौन-सी चीज़ें डूबती हैं, कौन-सी तैरती हैं, ठीक है? तो बजाय इसके कि ज़बानी एक टीचर आए और उनको कह दे कि ये बता चीज़ें के जाए। डूबती हैं और हाँ, ये तैरती हैं, तो मेरा ख़्याल है बिल्कुल मैं तो कहूँगा नो कॉस्ट किसी करके भी दिखा दें। बर्तन में हाँ, उनके आप सामने। पानी डाल के जब बच्चों को इन्वॉल्व करके कुछ ऐसी चीजें नो कॉस्ट वाली पत्थर रख दी, कुछ डूबने वाली, कुछ तैरने वाली, और बच्चों को ही मौका दिया कि वो आए और इस चीज को देखें कि कौन सी चीज डूब रही है, कौन सी तैर रही है। तो इस सूरत में लर्निंग बाय डूइंग में बच्चा बड़े अच्छे तरीके से सीखता है। हाँ, अब मैं क्योंकि वो खुद उस एग्जाम्पल चीज़ को कर रहा है ना, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है। एग्जैक्टली एक्सपीरियंस एक शेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सीखी हुई हैं। हुँ, देखिए, ये सीखने का अमल यही है कि जब आप खुद वो काम नहीं करते, हाँ, तो दैट इज़ जस्ट रोte लर्निंग, आप सीखते नहीं। हुँ, मिसाल के तौर पर इस वक़्त मैं अपनी गाड़ी भी चला रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ, लेकिन एक वक़्त था जब मैं चलाना नहीं जानता था। हुँ, अगर आप सोचें कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज दी भी गई कि गाड़ी कैसे चलती है, गियर का यूज़ किस तरह है, हाँ, ब्रेक आप नहीं का, कर सकते। जी जी, हाँ, एक्सीलेटर का किस तरह है। लेकिन अगर मुझे हर चीज़ पता चल गई, नॉलेज मेरे पास आ गया, लेकिन इफ आई एम गिवन अपॉर्च्युनिटी टू ड्राइव अ कार, तो मैं नहीं कर सकता उस वक़्त बिकॉज़ अनटिल यू हैव नो अनलेस प्रैक्टिस, आपकी हाँ, मैं प्रैक्टिस खुद नहीं ना है करूँ। उसमें। जी, तो इट मीन्स के लर्निंग भी यही प्रोसेस है कि आप जो चीज़ क्लासरूम के अंदर सिखा रहे हैं, तो वो लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए लर्निंग बाय डूइंग की। हैंड्स ऑन अप्रोच, यानी वो खुद बच्चा वही काम करके सीखे, तो वो जो उसकी रिटेंशन है वो लॉन्ग टर्म लेगी। बहुत अच्छी बात जी आपने हाँ, बताई है। जी हाँ। यानी टीचर को पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, फिर उस चीज़ को प्रेज़ेंट करना चाहिए, एग्ज़ैक्टली, फिर बच्चों को प्रैक्टिस में लाना चाहिए उस चीज़ को। प्रैक्टिस में ज़रूर लाना तभी तो चाहिए। प्रोडक्शन जो है वो उसके लिए एग्ज़ैक्टली, पॉसिबल है। एग्ज़ैक्टली, थैंक यू सो एग्ज़ैक्टली। मच। नो कॉस्ट मटेरियल इस्तेमाल कर सकता है टीचर, लो कॉस्ट मटेरियल्स हुँ। यूज़ कर सकता है टीचर। तो क्या आजकल के इस जदीद दौर में क्या मल्टी ग्रेड का टीचर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता? इस हवाले से आपके क्या गुड ख़्यालात हैं? मैडम। इसके हवाले से देखिए, मैं आपको 21st सेंचुरी स्किल्स, इस वक़्त हम 21st सेंचुरी में हैं। हम 20 या 19th सेंचुरी में नहीं हैं, और 21st सेंचुरी इज़ कंप्लीटली टेक्नोलॉजी हाँ, बेस्ड है। आप देखें, लर्निंग स्किल्स आपके पास जो होनी चाहिए, एक टीचर के पास भी और सबके पास की सीखने के लिए आप ये हम कहते हैं कि लर्निंग स्किल्स 4 किस्म की होनी चाहिए आपके पास। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी बच्चों को मौका देना चाहिए सवालात करने का अनटिल अनलेस बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाता या उस कॉन्सेप्ट को परफॉर्म नहीं करता, तो बच्चे को क्रिटिकल एनालिसिस का या क्रिटिकल थिंकिंग का मौका देना चाहिए। इसी तरह 4 सीज कहते हैं हम लर्निंग स्किल्स को। क्रिएटिविटी, यानी बच्चा अपने क्रिएटिविटी। हाँ, प्रायर नॉलेज भी उसके पास होता है, नया नॉलेज या स्किल भी वो गेन कर रहा होता है, तो वो उसको हाँ, उसके साथ रिलेट करके उसको आगे ले जा सके। तीसरी चीज़ है कोलैबोरेशन।
देखिए 21st सेंचुरी में जो आपकी इंफॉर्मेशन है हाँ, उसका कोलैबोरेशन। फ्लो इतना तेज हो चुका है जी, जी। कि देखें हमारा एक दौर होता था, मैं लाहौर में एमबीए कर रहा था तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। जी, जी। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उस पे जो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए या कुछ मवाद के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज की तरफ जाना पड़ा। कोई टॉपिक मुझे किस बुक से मिले, कोई किस बुक से। लेकिन 21st सेंचुरी में आपके पास जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो फ्लो है, बहुत फ्लो है। तेज है, नॉलेज का इट्स फ्लो लाइक अ बहुत ओशन, तेज है। इट्स लाइक अ एग्जैक्टली, ओशन। एग्जैक्टली। तो उसमें जाहिर सी बात है आपको कोलाबोरेशन के साथ चलना पड़ता है। जब तक आप किसी से कोलाबरेट नहीं करते, साथ मिल के काम नहीं करते, आगे इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि जो चीजें आप सीख रहे हैं उनको आगे आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह जरा गौर फरमाइएगा कि लिटरेसी स्किल देखिए, किसी जमाने में हमारे दौर में कहा जाता था कि लिटरेट पर्सन वो है जो पढ़ भी सकता हो और लिख भी लिख भी सकता हो। जी, बिल्कुल agree। लेकिन 21st सेंचुरी में जो लिटरेसी स्किल्स है वो आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी है कि आपके पास कौन से ऐसे हैं चीज जहां से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, ले सकें। दूसरा है मीडिया लिटरेसी, मीडिया। कौन से मीडियम को यूज करके आप इंफॉर्मेशन, अब आपके सामने यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके अलावा गूगल है, और आजकल तो एआई का दौर है। आपको फॉरन ईच एंड एवरीथिंग आप आपकी कुछ भी एक टाइप कर क्लिक दें पे एंड द आंसर इज, इंफॉर्मेशन है। तो जस्ट आप वो यू विल इंफॉर्मेशन गेट योर लेते हैं। आंसर्स इन सेकंड्स। जी हाँ, जी जी, हाँ। जी। फिर उसी इंफॉर्मेशन को आप आगे प्रोसेस करते हैं। जी, जी। इसी तरह टेक्नोलॉजी स्किल्स, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, सॉरी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी इसीलिए भी जरूरी है। आप देखें हमारे आबाओ अजदाद वो जब सफर किया करते थे, ना बाइक थी, ना कार थी, ना कोई बस थी, लेकिन वो सफर किया करते थे और उनका सफर पैदल होता था या डंकीज पे होता था या हॉर्सेस पे होता था या कैमल्स पे होता था। तो आज के दौर में उसको चेंज हो, चेंज हो गया या उसको टाइम की रिप्लेस, बचत हो गई। जी हाँ, रिप्लेस जी, जी। किया। मोटर बाइक्स आ गए, बिल्कुल। कार्स आ गई, इसी तरह बसेस आ गई। तो अगर आप और मैं कहें कि नहीं, हम उसी पैटर्न पे सफर चलेंगे, करेंगे तो दोबारा घोड़ों चलेंगे। पे करेंगे, ऊंटों पे करेंगे, तो डेफिनेटली उन्हें, तो आजकल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। तो लिटरेसी की आप वो करते हैं तो आपके पास आ जाती है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी इसको लिटरेसी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम ज़रूर देखें जमाने मैं में? एक चीज सिर्फ कंप्लीट, इसीलिए एल्विन टॉफलर ने बात की कि द illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write, राइट। but those who cannot learn, अनलर्न एंड फ्री लर्न। इससे क्या मुराद हुआ कि कई चीजें आप सीख रही हैं और वो ऑब्सलीट हो रही हैं। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल आपके पास, आप देखें, आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का नाम सुना होगा, शायद आपने देखा भी हो। इसी तरह वीसीआर, देखा नहीं ठीक लेकिन है, जी, हाँ जी। हाँ, वीसीआर, वीसीआर जी, हमारे दौर में। डीवीडी थे, जी, जी। वो इन सबको आपने ऑब्सलीट होता हुआ देखा है। हाँ, बिल्कुल। तो आज भी अगर आपको कहा जाए कि आप उसी वीसीआर की कोई मूवी देखना चाहो तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि इट इज नाउ 21, इसको रिप्लेस कर, वो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। आपके अभी कहने हमें का नए मकसद ये हुआ कि जदीद दौर के तकाज़ों जदीद के दौर के साथ-साथ तक हमें आना है। चलना हाँ चाहिए और हाँ, हम वो जो है अपने मल्टीपल क्लासरूम्स में वाले बड़े फ्रूटफुल होंगे अगर हम फ्रूटफुल इनका होंगे। इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जी हाँ। दूसरा, तीसरी ये चीज, जैसे मैंने आपको लर्निंग स्किल्स बताए, लिटरेसी स्किल्स बताए, इसी तरह लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स में सबसे पहले आपके पास आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, तो इनिशिएटिव आपको भी कैसे चेंज लें? होना पड़ता है। और कोई भी चेंज लाने के लिए यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। आप क्योंकि अब वो दौर चला गया कि आपके पास बहुत वक्त है, अब बहुत तेज दौर हो चुका है। तो आप
कि जो डिसीजन मेकिंग है वो जरा ज्यादा तेज हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। इसी तरह इनिशिएटिव, देखिए इनिशिएटिव हम अमूमन एक दौर होता था कि कोई काम करना है तो उस पे हम बैठ जाया करते थे कि मशवरा करेंगे या हाँ। वो करेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते तो आगे आप काम काम क्या नहीं कर करेंगे सकते, या वो काम नहीं कर प्रैक्टिस सकते। कैसे करेंगे? जी, तो चीजें शुरू में आपको मुश्किल लगती हैं और शुरू में हम आप सारे तकरीबन नर्वस होते हैं। बिल्कुल। तो उस नर्वसनेस से निकलने की के खौफ इनिशिएटिव से, लेना डर से ज़रूरी इनिशिएटिव नहीं लेते, तो हमें इनिशिएटिव लेना लेना चाहिए। और इसी तरह प्रोडक्टिविटी, चाहिए। अब टीचर अगर जो काम कर रहा है, टीचर के अलावा भी जी, जी। दूसरे प्रोफेशन के जितने लोग हैं, हम फोकस करेंगे टीचर पे। तो टीचर कोई भी काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी उसके सामने होनी चाहिए कि आया उसने जो काम किया है उसके आउटकम्स, उसके जो नतायज हैं या उसके जो गोल्स हैं, आया वो अचीव होने चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए काम में। ये आपकी लाइफ स्किल्स में। और आखिर में वही जो आप वो देखें कि सोशल स्किल्स होने चाहिए। सोशल स्किल्स में आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट, उनके क्या बाइंग मोटिव्स हैं, क्योंकि देखिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। तो एटलीस्ट टीचर को जो स्टूडेंट्स हैं उनके बाइंग मोटिव्स पता होने चाहिए। देखिए कोई बच्चा है, वो इनकरेजमेंट आप उसकी कर देते हैं तो उससे अच्छा काम हो जाए। कोई बच्चा छोटी-मोटी इंसेंटिव देने से खुश हो जाता है और वो होता है, और किसी बच्चे को मोटिवेट कर देते हैं। तो ये सोशल स्किल्स टीचर्स के पास होनी है। और टीचर्स ने सिर्फ बच्चों के साथ काम नहीं करना, टीचर ने यही सोशल स्किल्स उसको काम देंगी अपने जो पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी है, अपने कुलीग्स हैं या क्लस्टर के जो स्कूल्स हैं, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके। तो ये सोशल स्किल्स टीचर के पास होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। जामोद साहब, मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि मल्टी ग्रेड के टीचर को किस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए? देखिए मल्टी ग्रेड टीचर्स की वो अगर आप जो कि हम पहले दे भी चुके हैं ट्रेनिंग, हमारा पूरा फोकस यही होता है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। तो उसको आप किस तरह डील कर सकते हैं। तो उसमें हम ज़ाहिर-सी बात है, ये जिसको हम ब्लॉक साज़ी आपने डिस्कस किया हाँ। था, उसके थ्रू उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉक साज़ी में अमूमन हमें टॉपिक मिल जाते हैं लेकिन एसएलओज़ थोड़े से मुख्तलिफ मिलते हैं। तो ज़्यादातर हमारा कोशिश होना चाहिए कि टीचर्स को जाके ये बताया जाए कि आप एसएलओज़ पे फ़ोकस करें और जितनी भी क्लासेस को आप एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम साल के शुरू में एक इस तरह का काम वो ज़रूर करें कि सिलेबस बना उनको लें अपने। आइडेंटिफ़ाई करें उन एसएलओज़ को। और एसएलओ बेस्ड एकेडमिक कैलेंडर, जो सिलेबस है उसका एकेडमिक कैलेंडर एसएलओ वाइज अगर आप बनाएंगे तो एक टीचर की जिंदगी बहुत आसान हो आसान हो सकती है। जी हाँ। जी। जी हाँ। तो हमें मल्टी ग्रेड में टीचर्स को एक तो मल्टी ग्रेड का कॉन्सेप्ट देना होगा, दूसरा ब्लॉकिंग आपने जैसे बताया बहुत एग्जैक्टली। ज़रूरी है, उनको प्लानिंग बतानी चाहिए, कैसे बच्चों को एंगेज रखना है, डिसिप्लिन के लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो इस तरह की हमें ट्रेनिंग्स लाज़मी देनी चाहिए, एग्जैक्टली। एक कसीरुल जमात के उस्ताद एग्जैक्टली। को। क्या एग्जैक्टली। वालिदैन और कम्युनिटी का कोई रोल हो सकता है? डेफिनेटली मैडम, इसमें देखें गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली दूर दराज इलाकों में हमारे पेरेंट्स वो अपनी जिम्मेदारी इतनी समझते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल स्कूल भेज भेज दिया। हालांकि लर्निंग प्रोसेस जो है ना बच्चे का, देखें ब्रेन डेवलपमेंट के लिहाज से पैदाइश से लेके बच्चा 9 साल की एज तक उसका जो ब्रेन ब्रेन प्रोसेस है। डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। 90% ब्रेन डेवलप साइनेप्सिस जो हैं वो बन चुके होते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है पैदाइश से लेके 8-9 साल, तो ये बहुत ही क्योंकि हम प्राइमरी इम्पॉर्टेंट होती है। इस प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जी, जी। इन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी लिहाज से जो बच्चे हैं इसमें टीचर को बहुत ज्यादा कीन और विजिलेंट रहना पड़ता है। और
इसमें बच्चों को ज्यादा तो ये सिर्फ टीचर नहीं दे सकता। जब इसमें बच्चा घर वालिदैन जा को रहा भी, है तो अपने हाँ। वालिदैन के साथ भी वक्त गुजार रहा है, वो कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, अपने गांव में, वहां हाँ पे भी बेबी। वक्त गुजार रहा है। तो मैंने पहले भी कहा कि साथ साथ जो यही अवेयरनेस कैंपेन टीचर्स और कम्युनिटी के लिए रखे जाएं तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं बलूचिस्तान में, कि उनको भी इन्वॉल्व रखें, कि कम से कम पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, और उसके कनेक्शन अगर उसके कांटेक्ट टीचर के साथ जी जी। है तो डेफिनेटली टीचर को उसको भी गाइड करना है, वालदेन को वालदेन को यानी गाइड करना है कि हमने ये चीज इनको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है, तो घर में भी आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें उनको जिससे वो बच्चा अपनी लर्निंग को लर्निंग मजीद को इम्प्रूव promote कर करना। सके। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर पेरेंट, टीचर और कम्युनिटी साथ इन्वॉल्व होंगे तो इससे बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच आसिफ जामोद साहब। हमने देखा है कि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान को देखें तो मोर देन 80% स्कूल्स आर मल्टी ग्रेड, और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो 50% जो है वो मल्टी ग्रेड सिस्टम पे स्कूल्स हमारे चल रहे हैं। तो क्या पॉलिसी मेकर्स इसके लिए कोई इसको शामिल कर सकते हैं देखें पॉलिसी मेकिंग में, या इन स्कूल्स एग्जैक्टली के लिए कुछ? पॉलिसी मेकिंग में सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि टीचर्स की जो पोस्टिंग है वो एक्चुअलाइज होनी चाहिए। जहाँ पे जितने बच्चे हैं या जितनी क्लासेस हैं कम से कम उतने टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो नई भर्तियां करनी चाहिए पॉलिसी लेवल पे, ताकि बच्चे मोनोग्रेड की तरफ मोनोग्रेड में आसानी से पढ़ सके। जी जी। दूसरा ये है कि अगर हमें सामना है मल्टी ग्रेड टीचिंग का, तो बेहतर ये होगा कि जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022, तो उसमें वो बेसिकली मोनोग्रेड है। तो मोनोग्रेड है, मैं भी हाँ, यही चाह अगर रही थी कि क्या। हाँ अगर हम मल्टी ग्रेड हाँ। करिकुलम डेवलप करते डेवलप। हैं तो उसमें टीचर्स के लिए भी आसानी हो जाएगी बहुत आसानी और हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा हाँ। और गवर्नमेंट पे इतना बोझ भी नहीं बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि मल्टी ग्रेड टीचिंग के लिए फिर मल्टी ग्रेड करिकुलम, तो ये दो चीजें बड़ी अहम है। और पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के लिए कि अगर जहाँ पे टीचर्स की कमी है वहाँ पे नई भर्तियां की जाए। दूसरा जो हमारा करिकुलम है वो मोनोग्रेड है, तो प्राइमरी में जहाँ पे सिचुएशन मल्टी ग्रेड की है तो उनके लिए भी एक करिकुलम डेवलप और कर मोनो दिया जाए। ग्रेड करिकुलम से जो है मल्टी ग्रेड का कंटेंट निकालना, ब्लॉकिंग करना बहुत बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम है। एग्जैक्टली ये एक बहुत एग्जैक्टली। बड़ा चैलेंज है हाँ, टीचर्स। उसमें इशू ये होगा, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो जी जी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो सिंसियर हैं, मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, वो तो करेंगे। हाँ। लेकिन कहीं पे दूर दराज इलाके जहाँ हैं हमारे, विलिंगनेस नहीं है तो वो हो विलिंगनेस नहीं नहीं है, वहाँ सकेगा। पे ये फिर इशू हो ठीक। जाते हैं। आखिर में मैं चाहूंगी कि आप मल्टी ग्रेड के टीचर्स के लिए अपना एक मैसेज अगर आप दे सके टाइम। मेरा मैसेज मल्टी ग्रेड टीचर के लिए सिर्फ ये होगा कि सिंसियरिटी, डेडिकेशन के साथ और विलिंगनेस, विलिंगनेस के विलिंगनेस साथ, हो या। उसमें बिल्कुल, और ऑनेस्टली हाँ। देखें। दूसरी बड़ी बात देखें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान टीचर को अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। लेकिन एक चीज जो जो है मेरे टीचर्स के लिए जरूरी है, जो मैं कहना चाहूंगा, दैट इज प्रोफेशनल लर्निंग। और वो प्रोफेशनल लर्निंग बंदा अपनी खुद करता है। आजकल वो दौर चले गए कि कभी लोग कहा आपको किसी करते थे, उस्ताद की जरूरत है। एग्जैक्टली हाँ। कि मैं इस वक्त फलां गांव में बैठा हूँ, आई डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज। जो बंदा कोयटा, इस्लामाबाद या बड़े बड़े शहर कराची वगैरह में बैठा है तो उसके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। लेकिन 21st सेंचुरी ने इस चीज को अब खत्म कर दिया है। तो सेल्फ लर्निंग, मेरा ये मैसेज हर टीचर के लिए होगा कि अपनी सेल्फ प्रोफेशनल लर्निंग उसको जो नहीं है हमेशा साथ साथ इम्प्रूव करते रहें और साथ साथ आगे बढ़ते रहें। दूसरी बड़ी बात, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचर्स के लिए मेरा ये पैगाम जरूर होगा कि अपने सब्जेक्ट में
इसी प्रोफेशनल लर्निंग के थ्रू कम से कम मास्टर्स हो, कम से कम उसमें उनका ग्रिप हो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज अच्छी हो, एग्जैक्टली उसको अपने मजमून पे मुकम्मल उर्दू बोलना चाहिए। एग्जैक्टली डेफिनेटली। तो ये मेरे मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। आसिफ जामोद साहब, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जी सबसे जी पहला जो सवाल ऑडियंस की तरफ से आया है वो ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान डू वी हैव मल्टीग्रेड करिकुलम? मेरे ख्याल से हम इसका जवाब दे जी चुके दे हैं। चुके हैं जी, जी। नहीं है, नहीं लेकिन है हमारे होना पास, जरूर चाहिए। होना है। इस हाँ, पे अगर काम किया जाए तो ये बड़ा अच्छा रहेगा और बहुत 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 अच्छा प्रोडक्टिव रहेगा जी। अगर हो जाए। हारून रशीद की तरफ से हमारा अगला क्वेश्चन है, इन मल्टीग्रेड क्लासरूम हाउ डू वी यूज थिंक पेयर शेयर? और इन्होंने एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट डिफरेंट देखें सब्जेक्ट्स? मेरे ख्याल से हम इसका भी जवाब दे चुके जी हैं, हाँ लेकिन अगर आप दोबारा इनके जी हाँ। लिए 2 मिनट में पहला इसको तो इनका रिपीट कर क्या दें। था कि पहला हिस्सा इनके हाउ सवाल कैन का, वी यूज थिंक पेयर एंड शेयर? देखें थिंक पेयर शेयर इज ये जस्ट तो अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी है, हम यूज आप कर सिर्फ सकते थिंक पेयर शेयर चले बता देते हैं कि थिंक, आप बच्चों को पहले मौका देते हैं कोई भी ऐसी टॉपिक जो आप पढ़ाने जाए, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन को ले लेते हैं। स्पेशली इन लैंग्वेजेस हम इसको एग्जैक्टली तो पोल्यूशन में आप पहले इंडिविजुअली बच्चों को कहते हैं कि उस टॉपिक के हवाले से जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो सोच लें। जी जी दिस दिस इज थिंक। देन पेयर, पेयर मीन्स के अगर कुछ वक्त दे देते हैं आप 2 मिनट 2.5 मिनट या इस तरह की, वो सोच लेता है अपने जो भी ख्यालात हैं। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है इट डजंट मीन कि ही इज कंप्लीटली एम्प्टी मेरे माइंड, ख्याल विद से एम्प्टी उन्होंने माइंड। इस सेंस में पूछा होगा कि मल्टी ग्रेड में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नॉट इन मोनो ग्रेड। मेरे ख्याल से मल्टी देखें ग्रेड में मल्टी भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स आपके हैं, आप अप्लाई कर सकते आपने हैं। पेयर जी बनाया, मैं वही हाँ, बात कर रहा हूँ कि जब पेयर आप थिंक बेशक किया, एक पेयर किसी और पेयर आप ग्रेड अपने का हो, साथी एक के किसी साथ, और हाँ ग्रेड का। एग्जैक्टली तो वो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ जी जी थर्ड स्टेप में शेयर करते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, जी जी। स्पेशली एक्टिव लर्निंग की स्ट्रेटजी। इसके अलावा और बहुत सारी स्ट्रेटजीज मोनो हैं। ग्रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, मल्टी ग्रेड मल्टीग्रेड में में भी भी इस्तेमाल कर इस्तेमाल सकते हैं। कर सकते इन्होंने हैं ही एक और एग्जैक्टली। क्वेश्चन किया है, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट ब्लूम टैक्सोनॉमी? वो तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव लर्निंग हो रही है तो एग्जैक्टली ब्लूम टैक्सोनॉमी इज बेसिकली लर्निंग क्लासिफिकेशन, यानी लर्निंग लेवल्स आपको बताए गए हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ योर टीचिंग। देखिए इट इज लर्निंग टैक्सोनॉमी, ये लेवल आपको बताता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बच्चे की लर्निंग किस हद तक है उसमें। और हमारे एसएलओस की अपग्रेडेशन इस हिसाब से हो एग्जैक्टली रही है, रिमेम्बर कर रहा है बच्चा, एग्ज फिर अंडरस्टैंड कर रहा है, फिर उसको अप्लाई कर रहा है। एग्जैक्टली जी जी एग्जैक्टली सिर्फ यहाँ तक नहीं, असेसमेंट भी उसी लर्निंग बेस पे हो रही है, ना कि सिर्फ आपकी लर्निंग का लेवल देखा जा रहा है। तो उसी लर्निंग लेवल आपके सामने होंगे तो मोनो ग्रेड में भी हमारे पास बच्चे आप हैं, मल्टी ग्रेड में भी उस हमारे पास सब में बच्चे देखिए हैं, तो ब्लूम ब्लूम टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी ऑटोमेटिकली हम आपको जी जी लर्निंग इम्प्लीमेंट लेवल्स कर रहे बताता है होते हैं। अमूमन। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल समवन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद। जी जी अब उसमें डेफिनेटली लेवल्स है ना, मैं उसको कॉल करता हूँ कहाँ पहुंचे, मैं फलां डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, अब कहाँ पहुंचे, अब फलां डेस्टिनेशन, अब फलां अच्छा, डेस्टिनेशन। तो सिमिलरली लर्निंग में भी हम एक बच्चों को ग्रेड देखते हैं लेवल्स कि इसमें ये बच्चा लर्निंग के अपग्रेड हो रहा किस है। जी लेवल पे है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी डेफिनेटली इट्स अ जी जी बैकबोन। और ये एक आप जो टीचर भी चाहे उसको ब्लूम टैक्सोनॉमी पता है या नहीं पता, लेकिन ये प्रोसेस पीछे चल रहा होता है। चल रहा हो तो एक टीचर के लिए जरूरी है कि कि वो वो इसको ब्लूम समझे। टैक्सोनॉमी जी को स्टडी करें इसके और इन डोमेन्स को भी डीप समझे स्टडी और करे। स्टेजेस को भी डोमेन्स डोमेन्स बहुत अहम है। अहम। अमूमन जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारा, जी अफेक्टिव डोमेन है, हमारे पास साइकोमोटर टाइम जरा डोमेन है। कम है जामुन जी साहब, जी मैं जी आपको जी रोक जी रही हूँ। जी एक क्वेश्चन है जो मोहम्मद अयूब खान की तरफ से आया है, ये पूछ रहे हैं कि मल्टी ग्रेड टीचिंग जो हो रही होती है वो फार फ्लंग एरियाज में होती है, जहाँ पे एक ही स्कूल होता है, एक ही क्लासरूम होता है और वो मल्टी ग्रेड सिस्टम पे चल रहा जी है। जी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे स्पेशल बच्चे भी उस क्लासरूम में बैठ सके? स्पेशल बच्चे बिल्कुल देखें दूर जी दराज इलाकों में
वो अब कह रहे हैं कि वहां वहां पे पे तो कोई जब स्पेशल स्कूल्स स्कूल ही है ही नहीं है। नहीं, जी जी। तो डेफिनेटली बिल्कुल बैठ सकते हैं, और बल्कि मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कबाहत नहीं, और एक स्पेशल बच्चे को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और ये उसका राइट है। और बिल्कुल, और ये छोटे इलाकों में तो आपको पता है कि कम्युनिटी एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड होती है, तो वहां पे एज सच ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। लेकिन ये जरूरी है कि हमारे टीचर्स वेल ट्रेंड हों, वेल इक्विप्ड हों, और साथ में मोटिवेटेड हों, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड हों, बिल्कुल ये थैंक हो यू सो मच सकता है। जामोद साहब, इट वाज रियली अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू बहुत बहुत ऑन शुक्रिया मल्टीग्रेड शाहजबीन टीचिंग। आपका। मेरे ख्याल से आसिफ जामोद साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मल्टीग्रेड के कॉन्सेप्ट को, मल्टीग्रेड क्या होता है, और एक उस्ताद के लिए, मल्टीग्रेड के एक उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे पता हो कि उसे अपने वक्त को कैसे तकसीम करना है, डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करना है, यानी उसके लिए आपने बच्चों को एक्टिव लर्निंग की तरफ लेके जाना है, ग्रुपिंग करनी है, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना है। और सबसे अहम बात कि आपने जो है ब्लॉकिंग कैसे करनी है। ब्लॉकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मल्टीग्रेड टीचिंग। और डिसिप्लिन को बरकरार रखना, कैसे लो कॉस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, इवन नो कॉस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है आपने। और दूसरी बात कि आपने टेक्नोलॉजी को भी अपनी मल्टीग्रेड क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा शाहजबीन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये यहाँ पे कई ऐसे हमारी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं जो वक्त के कमी की वजह से हम नहीं कर सके, लेकिन ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जी अब इसके ऊपर आगे हमारे यही पॉडकास्ट भी रहेंगे, हमारे वेबिनार्स इंशाल्लाह भी रहेंगे, इंशाल्लाह। हमारी वीडियोस भी रहेंगी, और ऐसे यही कंटेंट हम टीचर्स तक भी जी जी पहुंचाएंगे, जी। तो थैंक यू इंशाल्लाह ये सो मच प्रोसेस जामोद साहब। आगे मैं एड्रेस हो आपका जाएगा। और अपने तमाम उन ऑडियंस का जो हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम इसको मजीद इस किस्म की पॉडकास्टिंग को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।